अस्सलाम वालेकुम CH एस्पिरेंट्स। आज हम जो है जिस टॉपिक को डिकोड करने के लिए जा रहे हैं उसका ताल्लुक़ है फ़ाशिज़म के साथ। और एज़ वी हैव बिन लिविंग थ्रू दिस फ़ाशिज़म, हम जब अगर दुनिया की तरफ इस वक्त देखते हैं, इवन अपने पड़ोस में हम देखते हैं, तो मेरे ख़्याल में आई एम क्वाइट होपफुल कि आपको इस चीज़ की थोड़ी प्रायर अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रैक्टिकल फॉर्म में जो है ना वो देखने को मिलती है। अक्रॉस द बॉर्डर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जो अल्ट्रा नेशनलिज़म की मूवमेंट्स हम देख रहे हैं फार राइट ग्रुप्स की तरफ से, यूरोप के अंदर बोल्सोनारो को हम देखते हैं, ब्राज़ील के अंदर जिस तरह का उसका स्टांस है, इसी तरह से रोड्रिगो रिगार्डो जो हम देखते हैं फ़िलिपीन के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमें एक्चुअल या एब्सोल्यूट फॉर्म में फ़ाशिज़म तो नज़र नहीं आता, क्योंकि ये सारे के सारे डेमोक्रेटिक सेटअप्स हैं, लेकिन फिर भी हमें अच्छी खासी झलक नज़र आती है कि डेमोक्रेटिक जो अपना आइडियल्स हैं उन पे कंप्रोमाइज़ कर दिया गया। इवन दुनिया की बिगेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया वहाँ पे, और फ़ाशिज़म वहाँ पे नज़र आता है। अब फ़ाशिज़म क्या है, जब हम इस पर डिटेल में बात करेंगे तो मेरे ख्याल में ये आपको मज़ीद इंसाइट देगा और आपको ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग में थॉट की क्लैरिटी आपकी होगी। तो फ़ाशिज़म की बेसिक डेफिनेशन जो है, जो मेरे ख्याल में दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। फ़ाशिज़म इज़ ए फॉर्म ऑफ रेडिकल अथॉरिटेरियन नेशनलिज्म। इट्स ऑल अबाउट नेशनलिज्म। नेशनलिज्म बुरी बात नहीं है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अपने वतन के लिए मुश्किल वक्त में जान माल हर तरह की कुर्बानी दे सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ है अल्ट्रा नेशनलिज्म, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, जिसमें वो कौम को इस तरह का तस्वुर दिया जाता है कि आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। उस चीज़ की वजह से फिर जो जज्बात उभारने के बाद जो हम देखते हैं कि जो लोकल कम्युनिटी है, जो वो लोग हैं जो फियर ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म जिसे आप कहें, वो इस वक्त फैलाया जा रहा है। जबकि फ़ाशिज़म जो था उस ज़माने में एक सदी पहले वो फियर ऑफ माइनॉरिटी था, जिसको एक्सप्लॉइट किया गया बहुत ज़्यादा। जबकि आजकल फियर ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म इंडिया में 80 करोड़ लोगों को, चंद करोड़ लोगों से, 20 करोड़ लोगों से कैसे ख़तरा हो सकता है, लेकिन उस फियर ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, फ़ाशिज़म के अम्ब्रेला के अंदर है, एंड मोदी इज़ फ्लर्टिंग विद फ़ाशिज़म। तो फ़ाशिज़म एक फॉर्म है रेडिकल अथॉरिटेरियन नेशनलिज्म, चेस्ट थम्बिंग जो हमें नज़र आती है कि रेडिकल। और ऑफ कोर्स डेफिनेटली हम हिटलर पे बात करेंगे इस हवाले से, क्योंकि जैसे ही ये फ़ाशिज़म का वर्ड आप उस पर बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग स्प्रिंग्स टू योर माइंड इज़ हिटलर एंड मुसोलिनी, बहुत फाशिस्ट, जिनकी वजह से ट्रिगर हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो फ़ाशिज़म रेडिकल अथॉरिटेरियन नेशनलिज्म को कहते हैं, जो कि एक ख़ास सर्टन बाउंड्री से बाहर निकल जाता है और नेचुरल वे में नहीं रहता अपने वतन से मोहब्बत को। क्योंकि आपके अपने वतन से मोहब्बत करना बुरी बात नहीं, लेकिन अपने वतन से इस कीमत पे मोहब्बत करना कि आप दूसरों से नफ़रत करें, उसको फ़ाशिज़म के कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं। तो ये वो आइडियोलॉजी है जो टोटलिटेरियनिज्म पे खड़ी है, जिसमें गवर्नमेंट का देयर इज़ नो प्राइवेट लाइफ इन फ़ाशिज़म। अगर फ़ाशिस्ट स्टेट है कोई, वहाँ पे कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है। प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ है, उसके अंदर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर सकती है, सारे मामलात गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। आपके थिंकिंग पैटर्न को लेके, एकेडेमिया को लेके, आपकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को लेके, आपकी इकोनॉमिक लाइफ को लेके, हर जगह के ऊपर गवर्नमेंट अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करती है, और जो उसकी मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड्स मेथड्स हैं वो उसको इन्फोर्स करती है। तो ये एग्रेसिव नेशनलिज्म है और डोमिनेशन है टोटलिस्टिक स्टेट की अपने लोगों के ऊपर। वो लोग जो कि उनके आइडिया को अडहेर करते हैं उनके लिए वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप उसको अपोज करने की जुर्रत करते हैं तो उसकी जो है ड्रास्टिक जो है ना वो क्या कहते हैं बैकलैश होता है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये लिबरलिज्म को अपोज करती है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है दूसरी राय की, इसमें कतन कोई किसी तरीके से रूम नहीं है इंटेलेक्चुअलिज्म का, किसी तरीके से डिबेट और डिस्कोर्स के ऊपर ये जो है खड़ी नहीं है फ़ाशिज़म है। इनका एक सर्टन आइडिया है जिसकी उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, चाहे उसका मेथड वो कोई इस्तेमाल करें। अब अगर हम इसकी बैकग्राउंड देखें कि ये किस सिनेरियो में, वर्ल्ड अफेयर्स के किस वक्त में ये चीज़ टर्म कॉइंड की गई, ये किस ज़माने में इसको देखने का हमें मौका मिला प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर, और इस पर डिबेट कब शुरू हुई, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के ऊपर जो है ना हमें ये फ़ाशिज़म का जो ट्रेंड है ना वो उसकी एमरजेंस नज़र आती है। और फिर ये पीक भी हमें जाता नज़र आता है ग्रेट डिप्रेशन, जब अमेरिका की न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई थी 1928 में, और ऑनवर्ड्स वो 1930s तक वो हमने देखा पूरी दुनिया में इसकी इम्प्लीकेशंस ड्रास्टिक किस्म की थी। उस ज़माने के अंदर फाशिस्ट जो अपना
लोग थे, स्पेशली फाशिस्ट जो लीडर्स थे, उनको मौका मिला, उनके लिए ये राइप सीज़न था जिसमें उन्होंने नेशनलिज्म की जो मूवमेंट है, जो वेव है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया। तो इसकी इमरजेंस के लिए हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले कि ये किसने कॉइन टर्म की। और आयरॉनिकली वही बंदा जो कि अपना फाशिस्ट था, उसकी तरफ से ये टर्म जो है वो सबसे पहले कॉइन की गई, बेनिटो मुसोलिनी, जो कि इटली का फाशिस्ट था, जिसने फर्स्ट जंग अजीम के बाद जो हारी हुई फोर्सेस थी उनके लिए उसने स्पेशली जर्मन जो थे, जो कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल को एक एम्बैरसमेंट के तौर पे देखते थे कि उन्हें ह्यूमिलिएशन का सामना, जिस तरह उन पर कब्जा किया गया, उनकी कॉलोनीज को छीन लिया गया और जिस तरीके से उनको एक अनरीजनेबल किस्म का डेट जो है वो पे करने के लिए कहा गया। तो मुसोलिनी ने टर्म यूज की जो कि रोमन कॉन्टेक्स्ट में की, जो रोमन एम्पायर थी, जिसका मतलब था कि पावर थ्रू यूनिटी। और ये जो इटालियन में वर्ड है फासिस, जिसका मतलब है कि इंडिविजुअली वीक बट कलेक्टिवली स्ट्रॉन्ग। आपको अपेरेंटली तो ये टर्म में कोई मसला नज़र नहीं आता, लेकिन इसकी जो एग्जीक्यूशन मुसोलिनी ने की और जो हिटलर ने की, उससे पता चलता है कि ये कितनी ज़्यादा जो है कभी किस्म की जो है ना फाशिज्म एक आइडियोलॉजी है, और जो कि मोदी इस वक्त अपना जिस रास्ते के ऊपर ही हैज़ बीन फॉलोइंग इनटू द फुटस्टेप्स ऑफ मुसोलिनी एंड फाशिस्ट हिटलर। तो इटली और जर्मनी में, जो जर्मनी में नाज़ीज़ पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी है, जो हम देखते हैं जिस तरह से गेस्टापो फोर्सेस उन्होंने बनाई अपोजिशन को कर्व करने के लिए, और ऑनवर्ड जो सारा सिलसिला जो कि ट्रिगर करने का बायस बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर को। तो ये इटालियन टर्म थी जो उसने इस्तेमाल की, फासिस्ट, जिसका मतलब इंडिविजुअली वीक बट कलेक्टिवली स्ट्रॉन्ग। अपेरेंटली इस टर्म में कोई हमें इशू नज़र नहीं आता, लेकिन इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज़्यादा रुथलेस किस्म की है, जो कि हमने देखा जिसने ट्रिगर किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर को। तो इटली और जर्मन में नाज़ीज़ पार्टी थी जिसको लीड करता था हिटलर। इन दोनों ने, मुसोलिनी और हिटलर ने मिलके इस फाशिज्म वर्ड की जो इंटेंसिटी है, जो इसकी एक्सट्रीम वर्जन जो है वो दुनिया के सामने रखा, जिसकी वजह से जब भी दुनिया इस तरह का कोई जो है वो अपना प्रैक्टिस कर देखती है दुनिया के किसी हिस्से में, तो उस कंट्री को, उस सोच को, उस लीडर को फाशिस्ट करार दिया जाता है। And nothing want to be remembered as fascist, लेकिन हम देखते हैं कि no one wants to be remembered as a fascist, लेकिन हम देखते हैं कि पड़ोस में जो कुछ हो रहा है उसके लिए कोई मुनासिब वर्ड नहीं अदर देन फाशिज्म। अब हम फर्दर बात करेंगे फाशिस्ट प्रिंसिपल, कि फाशिस्ट प्रिंसिपल जो हैं वो कौन कौन से हैं या किस तरह से, सिर्फ ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद बेहतर करने के लिए। फाशिस्ट प्रिंसिपल सबसे ये है कि एंटी डेमोक्रेटिक होते हैं, ये बिल्कुल डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि डेमोक्रेसी बिलीव करती है आपका मौक़िफ़ दुरुस्त हो सकता है, लेकिन आपको दूसरे की राय जो है वो पूरा जो है सुनना और क्या कहते हैं उसकी राय का एहतराम करना आप पे फ़र्ज़ है। तो लेकिन ये चूँकि एक ही आइडिया होता है, एक ही नोशन होता है, जिसको अडहेर करने के लिए वो हर तरह का जो है वो क्या हथकंडा इस्तेमाल करते हैं। तो एंटी डेमोक्रेटिक होते हैं, ये बिलीव नहीं करते कि कोई दूसरा वर्जन जो है वो उसके साथ खड़ा हो, बेशक वो निचली सतह पे क्यों ना हो, ये हर मुमकिन तरीके से उसको कर्व करने की कोशिश करते हैं। फिर एंटी इंडिविजुअलिस्टिक हैं, ये इंडिविजुअल लोगों की प्राइवेट लाइफ को, उनकी ज़िंदगी को, उनकी सोच को बिल्कुल नहीं देखते। वो कहते हैं कि बस जो कलेक्टिव सोच है उसके अंदर ही इंडिविजुअल सोच है। तो इंडिविजुअलिटी जो है वो इसको डिस्करेज करते हैं। एंटी एजेलिटेरियन, एजेलिटेरियनिज्म क्या चीज़ है? एजेलिटेरियन ये है कि आप एक ऐसा सेट ऑफ बिलीफ, ऐसा सेट ऑफ प्रिंसिपल जिसमें सब लोगों को एक नज़र से देखा जाता है, हर कोई इक्वल है और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मुयस्सर होनी चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ये इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। ये सर्टन एक क्लास, जिस तरह से नाज़ीज़ जो हैं वो कहते थे कि यहूदियों के ख़िलाफ़ हमने देखा होलोकॉस्ट का इतना बड़ा मैसेकर उन्होंने किया, रीज़न ये थी कि नफ़रत की बुनियाद के ऊपर खड़े थे, कि वो सिर्फ अपने आप को सुप्रीम तस्लीम करते थे, समझते थे, जबकि दूसरों को, वो यहूदियों को पर्टिकुलर अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम मैनिफेस्टेशन देखें, तो जो सलूक उन्होंने यहूदियों से किया वो प्योरली जो है वो इसी बेसिस के ऊपर था कि वो जेलिटेरियनिज्म पे बिलीव नहीं करते, वो सबको एक आंख से नहीं देखते, सेंस ऑफ इक्वालिटी एक नहीं है उनके दूसरों के मुतालिक। फिर एंटी पैसिफिस्ट है, मतलब पैसिफिस्ट वो होता है जो कि वॉर को जो है वो किसी सूरत में वायलेंस और वॉर को जस्टिफाई नहीं समझता, कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। लेकिन ये एंटी पैसिफिस्ट होते हैं, ये समझते हैं कि सर्टन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सर्टन हालात के अंदर जो है वो वायलेंस जो टेरर है वो जायज़ है। लेकिन ये हम देखते हैं कि मुसोलिनी और हिटलर ने
सर्टन हालात का भी नहीं देखा। उन्होंने हर मौके के ऊपर वायलेंस और टेरर के थ्रू जो है वो क्या कहते हैं वो अपनी बात को अपना इन्फोर्स करने की कोशिश की है, अपने कंट्री के अंदर भी और अक्रॉस द बॉर्डर, बियॉन्ड द बॉर्डर्स भी उन्होंने इसी तरीके से किया। गेस्टापो फोर्स की पहले मैंने बात की, पुलिस बनाई हुई थी गेस्टापो पुलिस जर्मन ने, जिसमें डराया धमकाया जाता था पॉलिटिकल वर्कर्स को, अपोजिशन लोगों को, या जो अपोज करते थे इस आइडिया को नाज़िज़्म के, और उसके लिए हर मुमकिन हथकंडा उन्होंने जो है ना वो बुरोकार लेके आए। एंटी इंटेलेक्चुअल, जो इंटेलेक्चुअल इनपुट है उसकी ये शदीद डिस्करेज करते हैं। जैसे हमने पहले बात की, चूंकि ये डेमोक्रेटिक आइडिया को पे बिलीव ही नहीं करते, तो हाउ कम कि दे कुड एडहेयर इंटेलेक्चुअलिज्म, और इस तरह का जो इनपुट है, इंटेलेक्चुअल इनपुट है दानिश्वरों की तरफ से, उसको वो जो है वो किसी तरीके से जगह देंगे। उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है फाशिज्म के अंदर। एंटी कैपिटलिस्ट जो बात करते हैं कि इंडिविजुअल बंदा आज़ाद है, वो अपना क्या कहते हैं कमाई करने में, अपना रोज़गार तलाश करने में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करने में अपने टैलेंट की बेस पे गवर्नमेंट की नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी होगी, लेकिन ये इस पर बिलीव नहीं करते। ये हर चीज़ चूँकि हेजमोनिक डिज़ाइन है इनका, वो जो अपना सर्टन जो अपना आइडिया को लेके आगे चलने वाले हैं, तो वो उनके यहाँ इस तरीके की भी कोई गुंजाइश नहीं। जैसा कि हमने पहले बात की, अब जब प्राइवेट लाइफ ही नहीं है तो हाउ कम कि वो कैपिटलिज्म के फ़रोग के लिए वो किसी तरीके से जो है ना वो सोच सकते हैं। आगे फर्दर जो है हम देखते हैं इसको कि फाशिस्ट जो स्टेट्स हैं उनकी कैरेक्टराइजेशन हम देखते हैं कि वहाँ के ऊपर क्या है। अब ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ जो कि हम देख रहे हैं, जो जर्मन में हमने देखा, जो इटली में देखा, और अगर जैसे ही हम इसको देखते जाएंगे, आप सिर्फ बैकड्रॉप में इंडियन कॉन्टेक्स्ट को देखिएगा, जो करंट रजीम इस वक्त जो इंस्टॉल्ड रजीम है वहाँ के ऊपर अपना बिगेस्ट डेमोक्रेसी जो क्लेम करता है वो इस वक्त क्या कर रहा है। तो फाशिस्ट स्टेट की कैरेक्टराइजेशन के अंदर पहला वो काम करते हैं, वो वायलेंस को और टेरर को एज ए टूल के तौर पे यूज़ करते हैं, जो कि हम अभी भी देख रहे हैं और हमने माजी में भी देखा हिटलर और मुसोलिनी के दौर में। और लोगों से क्या चाहते हैं, लोगों से वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो लॉयल्टी चाहते हैं, वो बिल्कुल ब्लाइंडली जो है ना वो लॉयल्टी चाहते हैं कि लोग अंधाधुंध उनकी तकलीद करें अपने लीडरशिप के पीछे। यही हमने देखा कि सेन वॉइसेस जो हैं वो भी मोदी को इंडोर्स करती नजर आती हैं। आयरॉनिकली जो है ना ये सिचुएशन हमें अभी 21वीं सदी में देखने को भी मिलती है। अल्ट्रा नेशनलिज्म, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, और यही हम चेस्ट थंबिंग इस वक्त देख रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर। और यही अपना नाज़िस्ट पार्टी जो थी है उसने इस चीज़ को इतना ज़्यादा अपना प्रोवोक किया, इतना परसुएट किया, लोगों को इनकलकेट कर दिया, उनके माइंड्स में इंसिनुएट किया अपना ये मैसेज, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसा अनफॉर्चुनेट जो है वो क्या कहते हैं पूरी दुनिया में एक इवेंट जो है वो देखने को मिला, जिसकी इम्प्लीकेशन जो है वो ड्रास्टिक थी। पावरफुल स्ट्रॉन्ग मिलिट्री को जो है ना वो क्या कहते हैं, इनका मकसद ये होता है फाशिस्ट कंट्री का, चूंकि ये नफरत पे खड़े होते हैं तो जंगो जदल अपने मिलिट्री मसल जो है ना वो उसको स्ट्रॉन्ग करने की ये बात करते हैं। और डेफिनेटली डिक्टेटरशिप जो है वो क्या कहते हैं उसके अंदर ये अपना जो है ना ज़्यादा फाशिज्म जो है ना वो नज़र आता है हमें। जिस तरह से आप कह सकते हैं हिटलर के दौर में, मोदी मुसोलिनी के वक्त में। लेकिन आज की दुनिया में अगर हम इस सारे कॉन्टेक्स्ट को देखें फाशिज्म के, तो हमें नज़र आता है कि दुनिया में जहाँ पे डेमोक्रेसी भी है इवन है, वहाँ पे भी इसकी झलक जो है वो उसी तरीके से नज़र आती है जो कि डिक्टेटर के दौर में थी। इसलिए आप सिर्फ डिक्टेटरशिप लाजमी है इसके लिए, लेकिन डिक्टेटरशिप आपकी सोच में भी हो सकती है। मॉडल इंडिया का वही है डेमोक्रेसी का, लेकिन उसके अंदर अगर हम देखें तो वही अपना चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं उस किस लिबादे में, डेमोक्रेसी के। डिक्टेटोरियल जो है, अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन जो रजीम है वो हमें नज़र आता। और मीडिया सेंसरशिप, उस ज़माने के अंदर भी उन अखबारात को बंद किया गया, उन अपना क्या कहते हैं दोबारा उस ज़माने में भी हम देखते हैं मीडिया सेंसरशिप के फाशिज्म जो है वो अपना चूंकि काउंटर नैरेटिव जो है वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, इसलिए दूसरे की राय जो है उसको पढ़ने को तैयार नहीं, लोगों तक वो उसकी एक्सेस नहीं चाहते, इसलिए मीडिया को तब भी अपना सेंसरशिप की पॉलिसी जो है उसको नाफिज किया गया। और अब भी अगर हम देखें इस चीज़ को, बोल्सोनारो की मैंने आपको एग्जाम्पल दी, ब्राज़ील के अंदर, फिलिपीन के अंदर, वहाँ पर भी जो है मफल किया जा रहा है इन ऐसी डिसेंट वॉइसेस को, और क्या कहते हैं वो स्टाइफल किया जा रहा है, मीडिया को गैग किया जा रहा है वहाँ के ऊपर, ताकि जो है वो काउंटर जो नैरेटिव है, काउंटर जो वर्जन है वो गवर्नमेंट के खिलाफ ना हो। और फाशिज्म जो है वो जिस चीज़ पे बिलीव करते हैं वो एंटी गवर्नमेंट बात को
एंटी स्टेट। अगर आपने गवर्नमेंट की मुखालफत की है इसका मतलब है आपने स्टेट की मुखालफत की है, जबकि जो डेमोक्रेटिक सेटअप्स हैं उसमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं अपना कंसिडर की जाती। आप गवर्नमेंट पे बेशक तनकीद कर सकते हैं, जिसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आपने रियासत के खिलाफ बात की है, लेकिन फाशिस्ट कंट्रीज जो है वो इस थिन लाइन को ख़त्म कर देते हैं, ब्लर नहीं रहने देते, इसको बिल्कुल मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से आज इंडिया में मोदी पे तनकीद करने का मतलब है कि आपने भारतीय रियासत के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर नहीं, आपने इंडिया के ऊपर तनकीद की है। और दूसरी बात है स्टेट इकोनॉमी के मामलात को, जब प्राइवेट लाइफ ही नहीं तो स्टेट हर चीज़ में इंटरफेयर करेगी, वो आपकी पॉलिटिकल लाइफ हो, वो आपकी इकोनॉमिक लाइफ हो, वो आपकी सोशल लाइफ हो, तो स्टेट हर जगह के ऊपर हमें इंटरफेरेंस करती हुई नज़र आती है। फाशिज़म के जो है अपना फाशिज़म की जो बिगर पिक्चर है उसके अंदर ये जितने आपको पॉइंट्स बताए हैं मैंने कि उस स्टेट की करैक्टराइजेशन के अंदर फाशिज़म किस हद तक जो है ना वो पेनिट्रेट कर जाता है, और जो जो चीज़ें उसके लिए एसेंशियल है वो हमें क्रॉस द बॉर्डर नज़र आती हैं। इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन आप देख सकते हैं, जिसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद जो है वो थॉट की क्लैरिटी आपकी होगी। अब काजीज़ क्या थी, इसकी राइज की क्या रीज़न थी कि फाशिज़म जो है वो बहुत ज़्यादा सामने आ गया उस ज़माने के अंदर है। उसके लिए हालात बहुत फेवरेबल थे। सबसे पहले तो जैसे हमने बात की फर्स्ट जो वर्ल्ड वार है उसकी जो डिफीटिंग फोर्सेस थी हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ एम्बेरसमेंट थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बाद, स्पेशली जर्मन्स के अंदर, कि जिस तरह से उन्हें ट्रीट किया गया, जिस तरह से उन्हें कर्ज अनड्यू किस्म का और क्या अनरीजनेबल किस्म का डेट ट्रैप था उनको उसके अंदर फंसा दिया गया, उनकी कॉलोनीज़ को जो है वो क्या कहते हैं हथिया लिया गया, तो वो एक फील करते थे उस चीज़ को, एक अपना एम्बेरसमेंट को, जिसको एक्सप्लॉइट किया नाचिस पार्टी ने, स्पेशली हिटलर ने। और दूसरा उसके बाद इकोनॉमिक डिप्रेशन हम देखते हैं, जैसे हमने पहले बात की कि जो 1930s का डिप्रेशन था उसकी वजह से जो है ना वो जो अनसर्टेनिटी थी अपना उस वक्त अपना यूरोप के माशरों के अंदर, उस चीज़ को भी जो है वो एक्सप्लॉइट किया गया स्पेशली हिटलर और मुसोलिनी की तरफ से। और कम्युनिज्म का जो कि एक थ्रेट था और बड़ा जेन्युइन थ्रेट था, जो कि सोवियत यूनियन के बाद जर्मन जो है वो सोवियत यूनियन से हारे हुए थे जंग के दौरान में, उन्हें इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा था कि जो सोवियत यूनियन है और जो कम्युनिज़म है वो अपने बॉर्डर से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करेगा और उसकी एक्सपेंशनिज़म जो है वो हिट कर सकती है हमारे इंटरेस्ट को और हमारे बॉर्डर्स के अंदर भी आ सकती है, और हमारे लोग जो हैं वो किसी तरीके से एंटाइस हो सकते हैं उस मॉडल की तरफ। तो दूसरी ये रीज़न थी। तीसरी जो रीज़न थी जो कि बहुत ज़्यादा वैलिड थी कि इनिशिएटिव लिया गया रुथलेस किस्म के जो और करिज्मेटिक लीडर मुसोलिनी और हिटलर, दोनों के बात करने का अंदाज, दोनों की बातों के अंदर जिस तरीके से वो लोगों को लुभा लेते थे, उनको पूरे जम्मे गफ़ीर को तो सामने मॉब उनके जो प्रोसेशन करते थे, जब वो बात कर रहे होते थे अपनी कौम से तो उन्हें फ़न आता था इस चीज़ का, जो कि हम देखते हैं हमारे यहाँ भी कुछ लीडर्स को आता है। मोदी जिस तरीके से अपना वो पूरे मॉब को एक ख़ास अपने रंग में रंग लेता है, इसी तरीके से उन लीडर्स ने भी अपने क्रिज्मा को इस्तेमाल किया अपने आइडिया की तशहीर के तौर पे, और उन्होंने अपनी रुथलेसनेस का जो मॉडल था, जिस तरह देखते हैं कि पूरी कौम को एक ज़ॉम्बी के तौर पे हिटलर ने और मुसोलिनी ने बना दिया कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे, और जिसकी वजह से उन्होंने यूरोप की हर कौम के ख़िलाफ़ जो है वो जंगो जदल लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। तो इसकी काजिज़ के अंदर इसके आगे बढ़ने और इसके सामने आने की एक वजह ये थी कि करिज्मेटिक लीडर्स जो थे उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया अपनी शख्सियत का और इस आइडिया को फ्लोट करके इन्फोर्स करने की कोशिश की।